तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। हजरात 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 देखें हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर? नहीं देखें? और देखे हैं तो ठीक है, मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। और सीआईपी रांची के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आज देखिए साइंस का अंतिम हमारा चैप्टर रहेगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके जीके शुरू करेंगे। और इसमें मिसग्लेनियस होगा, विविध होगा। आज भर साइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइंस को ऑफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए। आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई सीआईपी का एग्ज़ाम कब होगा। यार एग्ज़ाम हो जाएगा, कल ही या परसों ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए। मतलब नेक्स्ट वीक जो आने वाला है सोमवार, उस समय से आपका रविवार तक एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। एकदम 100% आ जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। मतलब कि कोई उलझन या एक्शन नहीं लेता है कोई गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आज भर साइंस करेंगे और कल से हम लोग करेंगे जीके के 50 क्वेश्चन, जो कि मिसग्लेनियस होंगे, विविध होंगे, सभी सब्जेक्ट से मिला जुला होगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों ने, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अगले वीडियो में कि आप लोग किस किस राज्य से हैं। तो आप लोग विभिन्न राज्यों से फॉर्म भरे हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से। ठीक है, किसी दिन मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि कहाँ कहाँ से कितने लोग हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बहुत से लोगों ने कमेंट नहीं किया। आप जिनमें कमेंट नहीं किया कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किस राज्य से और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन है वह सामान्य प्रयास कितना है। यानी कि एक मनुष्य का एक मिनट में हृदय कितनी बार से कितनी बार धड़कता है। तो जनरल एक व्यक्ति का जो हृदय होता है, यार कौन आ गया भाई, रुको यार। तो चलिए यार, हाँ क्वेश्चन हमारा था कि एक मनुष्य का जो हृदय है वह एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों जनरली 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। 0.8 सेकंड लगते हैं एक बार धड़कने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 72 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, 72। तो देखिए 72 जो है 60 और 80 के बीच का है, तो इसको हम लोग देंगे 60 से 80 बार। ठीक है, और एवरेज 72 रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि सर्वग्राहक रक्तदाता कौन सा है। सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन सा है, यानी कि सबको दान दे सकता है। सर्वग्राहक और एक होता है सर्वदाता, सॉरी, सभी का ब्लड अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, सर्वग्राहक यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी का भी ब्लड दे दीजिए, इसमें एक्सेप्ट कर ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं एबी नेगेटिव। एबी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, एबी नेगेटिव। यह सभी का ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकता है। आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। कौन अलग करता है? तो मानव शरीर में जितने भी अशुद्धियों हो इनको छानकर गुर्दा यानी कि किडनी जो है अलग कर देता है। किडनी में छोटे 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 छोटे, मान लीजिए हमारा किडनी, हमें शरीर में 2 किडनी होते हैं। ठीक है, और ये जो किडनी है वो इस तरह से कुछ छोटे 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 छिद्र होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, किडनी के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। यहीं पे जो हमारा ब्लड है प्यूरिफाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जितने भी हम लोग खाने वाले प्रोडक्ट हैं उन सभी को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड मिला देते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि स्फाइगमो मैनोमीटर, सिफको मैनोमीटर नहीं पढ़िएगा, बहुत लोग सिफको मैनोमीटर पढ़ते हैं, नहीं, इसका नाम है स्फाइगमो मैनोमीटर। ठीक है, इससे क्या होता है? तो दोस्तों इससे हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, रक्तचाप चेक करते हैं। और हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। 120 को ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक, और इसको मेजर किया जाता है mmHg से, mmHg। ठीक है, आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो कि स्पंदन में सहायता करता है, देखिए उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का वह महत्वपूर्ण घटक है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में यानी कि जमने में मदद करता है। जब आपके कहीं पे कट जाता है किसी चीज़ से लग के, तो प्लेटलेट्स के वहाँ पे थक्का बना देते हैं अपना। ठीक है, और ब्लड जम जाता है, बहना बंद हो जाता है।
7 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, तो कहाँ पे प्रतिरक्षी बनते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे जो प्रतिरक्षी हैं वह लसिका में बनते हैं। ठीक है, लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं, एंटीजन बनते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव निकलता है वह कहाँ से निकलता है? दोस्तों, वह निकलता है आपका जिगर से, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना हार्ट। ठीक है, मेरा जिगर का टुकड़ा जिगर का कोई टुकड़ा नहीं होता है यार, उसको मतलब भावनाओं से समझ जाइएगा कि वो कहना चाह रहा है, आपको बहुत प्रेम करता है ना। तो चर्बी यहीं से निकलता है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव निकलता है वह पित्त द्रव जिगर से निकलता है। और अगर पूछा जाए कि पित्त कहाँ पे निकलता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त होता है हमारे लीवर से स्रावित, यानी कि यकृत से। क्वेश्चन नंबर 9 है लाल रुधिर कणिका, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती हैं? तो आरबीसी जो बनता है, आरबीसी जिसके कारण खून लाल होता है, और यह बनता है अस्थि मज्जा में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। ठीक है, नोट करते जाइएगा, जो भी चीज़ आपको नहीं मालूम है नोट कर लीजिएगा। आज ही वर साइंस है, उसके बाद कल से आपका का होगा जीके जनरल नॉलेज। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जो आकार होता है वह कैसा होता है, यानी कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है? दोस्तों, लाल रक्त कण का आकार होता है उभय अवतल के आकार का। ठीक है, उभय अवतल आकार। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण ब्लड नहीं जमता है? लेकिन आप जब ब्लड को कभी डॉक्टर घर गए होंगे, तो जब हम लोग ब्लड लेते हैं ना पेशेंट का और सिरिंज में रख देते हैं, कुछ ही देर बाद वह क्लॉटिंग कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, बाहर आने के बाद जम जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कभी नहीं ब्लड जमता। क्यों भाई? तो हमारे बॉडी में एक हिपेरिन नाम की पाई जाती है। ठीक है, यह एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है। तो हिपेरिन पाया जाता है हमारे ब्लड में, जिसके कारण खून जो है क्लॉट नहीं करता, जमता नहीं है, और बाहर आने के बाद जम जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइब्रोनोजन आ जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारा ब्लड बाहर आता है तो ब्लड जम जाता है, किसके कारण? फाइब्रोनोजन के कारण जमता है, और नहीं जमता है हिपेरिन के कारण। ठीक है, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है और फाइब्रोनोजन के कारण जम जाता है जब ब्लड बाहर आता है तो। और जब जम जाता है तो सीरम ऊपर आ जाता है, सीरम से फिर हम लोग विभिन्न प्रकार के टेस्ट करते हैं पेशेंट का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? मान लीजिए हम लोग सभी वयस्क हैं, जवान हैं, ठीक है, यंग है, तो हमारे अंदर बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होगी वह कितनी होगी? दोस्तों, वह होगी जनरली 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर औसतन। लेकिन पूछा जाए कि कितना प्रतिशत, तो आपके शरीर जितना भी है, ठीक है, मान लीजिए आपका वजन है 100 किलो, तो शरीर के वजन का 7% जो है हमारा बॉडी में ब्लड पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 किलो होगा तो उसमें 7% ब्लड, यानी कि 7 लीटर 7 kg जो है ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, 7 kg ब्लड होगा। अब निकाल लीजिए 50 kg का कोई व्यक्ति है तो उसमें 3.5 kg ब्लड पाया जाएगा। सॉरी, 3.5 होगा, हाँ 3.5 ही होगा यार। 7% बॉडी का 7%, जितने शरीर का वजन होगा उसका 7% हमारे शरीर में खून पाया जाता है, और जितना भी खून पाया जाता है उसका 10% हम लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 90% हमारे बॉडी में ही रहेगा, 10% हम लोग डोनेट कर देंगे। लेकिन उसके लिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 ग्राम। हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में मैं कभी बताऊंगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो ब्लड का कितना परसेंट जो है आरबीसी होता है? दोस्तों, हमारे ब्लड का 90% जो है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होता है। ठीक है, रुधिराणु का कितने परसेंट लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? ब्लड का 90%। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि हार्ट यानी कि हृदय का काम क्या है? यार, हृदय का काम क्या है? धड़कना है ना? नहीं, हृदय का काम तो धड़कना है ही है, उसके साथ यह रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। रुधिर को यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, और हृदय से जो ध्वनि आती है वह क्या होती है? मतलब किस टाइप से हमारा हृदय किस तरह की ध्वनि को देता है? हम लोग बोलते हैं दिया धड़क धड़क, नहीं, धक 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 नहीं करता है। हम लोग का जो हार्ट है वह लब डब की आवाज़ देती है। कैसा आवाज़ देती है? लब डब, लब
डब, इसको याद कर लीजिएगा, लब डब। ठीक है, हमारा हृदय लब डब की ध्वनि उत्पन्न करता है, धुक धुक या धड़क धड़क की आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से आवाज़ देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है, यानी कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कि किसी क्या बोलते हैं, कीट को भी खा जाता है। ठीक है, किसी कीट को खा जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं वाटरवर्ट। वाटरवर्ट जो एक पौधा है यह मांसभक्षी है, यानी कि मीट खा जाता है, किसी भी कीड़ा वगैरह को खा जाता है, और यह एक पौधा है। जनरली पौधे शाकाहारी होते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन करते हैं, लेकिन वाटरवर्म ऐसा नहीं करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल है आप लोग घरों में यूज करते होंगे, यह चीड़ का जो पेड़ है वहाँ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ का पेड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि लौंग जो सामान्य रूप से मसाले में काम आती है प्राप्त किया जाता है। लौंग अगर आप लोगों ने खाए हैं तो मालूम ही होगा, जीभ जल जाता है लगता है ना। और लौंग ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मतलब अभी नहीं खाइए यार, सिंपल सी बात है, जवान लोगों के लिए अच्छा नहीं है लौंग। क्वेश्चन है 18 नंबर कि लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो लौंग जो है यह आपका पुष्पकलिका होती है। ठीक है, पुष्पकलिका होती है, यह आपका फल नहीं होता है, ना जड़ होता है, ना तना होता है, यह आपका पुष्प की कली होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा शरीर वाला जीव कौन सा है। तो नीली व्हेल दोस्तों, ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो ट्रेडमिल टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार के चिकित्सा के लिए किया जाता है। दोस्तों किडनी के लिए किया जाता है, गुर्दा के लिए ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए एलिसा टेस्ट, तो एलिसा से टेस्ट किया जाता है आपका एड्स के लिए। ठीक है, कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर के लिए, और कोबाल्ट 60 भी उपयोगी होता है कैंसर के लिए। ईसीजी किसके लिए किया जाता है। तो ईसीजी किया जाता है आपका हार्ट के लिए, और ईईजी किया जाता है ब्रेन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है। फेशियल यानी कि हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है। ठीक है, फेस मतलब चेहरा, फेशियल मतलब चेहरे की हड्डी। तो दोस्तों हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, 24 बोल रहा हूँ, 14 हड्डी पाया जाता है, 14 हड्डी पाया जाता है हमारे फेस में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि क्रायोथेरेपी का उपचार क्या है। तो क्रायो, देखिए आपने नाम सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो कि निम्न ताप पर कार्य करते हैं, तो उसी तरह है क्रायोथेरेपी यानी कि निम्न ताप। तो देख लीजिए बर्फ द्वारा उपचार हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर बहुत लो होता है। बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों बर्फ जो है आपका 0 डिग्री टेम्परेचर में पानी जम जाता है, तो बर्फ का तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बर्फ द्वारा उपचार को बोलते हैं क्रायोथेरेपी। अगर किसी थेरेपी को सूर्य की रोशनी से उपचार किया जाता है तो उसको बोलेंगे हेलियोथेरेपी। ठीक है, सूर्य की रोशनी में किए जाने उपचार को क्या बोलते हैं, हेलियोथेरेपी। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है। तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह कहाँ पे ऑक्सीकृत होता है, वह ऑक्सीकृत होता है फेफड़ा में, हमारे लंग्स में। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है सोलियस। ठीक है, सोलियस। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि फेफड़ा की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है, यह होती है 6 से 8 लीटर। हम लोग 6 से 8 लीटर अपने फेफड़ों में वायु रखते हैं। मतलब छोटे बच्चों को कम होता है, लेकिन जो सबसे यंग पर्सनालिटी की आदमी होती है तो उनमें 6 से 8 लीटर वायु की क्षमता रहती है। जनरली हम लोगों में इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि कोहनी की संधि को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन व विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं। तो कोहनी को हमें मोड़ने में जो मांसपेशियां सहायक होती हैं उसको बोलते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। क्या बोलते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। आप लोगों ने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बना लिए होंगे मसल्स, बॉडी वॉडी दिखाने के लिए ना,
डोले बोले क्या क्या बोलते हैं यार, मुझे तो मालूम भी नहीं है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों एंथ्रोलॉजी जो अध्ययन है इसमें जड़ों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें पूछा गया है मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे मेरुदंड में दोस्तों 33 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 33 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमरस हड्डी जो है वह कहाँ पे पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो यह पाई जाती है हमारे ऊपरी लिम्ब में, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, ऊपरी लिम्ब में। और टिबिया नामक हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है, कल हम लोगों ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है कि पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो पौधे अपना खाद स्वयं बनाते हैं, लगभग 99% पौधे अपना खाद स्वयं बनाते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ठीक है। शाकाहारी ऑटोट्रॉप बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, शाकाहारी नहीं होगा यार। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एकल कोषा यानी कि एक कोशिका प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाता है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, ठीक है। तो इनको कहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, किन वर्ग में, किस फाइलम में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों इनको प्रोटोजोवन में वर्गीकृत में अलग किया गया है, ठीक है। प्रोटोजो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, एक है यूकैरियोटिक और एक है प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह संपूर्ण कोशिका होती है। यूकैरियोटिक संपूर्ण कोशिका होती है, यानी कि इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा, आपका सब कुछ पाया जाएगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह अपने आप में संपूर्ण कोशिका नहीं होती, यानी कि इसमें सभी मटेरियल आपका नहीं पाया जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी मटेरियल पाए जाएंगे जो कोशिका के सभी गुण होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह उतना सुदृढ़ नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि यूकैरियोटिक कोशिका होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जिसमें से एक है आपका केंद्रक झिल्ली, ठीक है। सेंट्रल प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है आपका इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में सभी चीज पाए जाएंगे जो कि कोशिका में पाए जाने चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारी चीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो विष होता है, पॉइजन इंग्लिश में बोलते हैं, कि उसने पॉइजन पी लिया, जहर खा लिया। यार काहे खाता है भाई, हाँ डॉक्टर लोग को परेशान करता है और घर वालों को परेशानी नहीं। यार जहर वहर नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, जो भी हो लाइफ में, ठीक है। इस तरह से अपना माइंड सेट बना रखना है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो आपका विष है यह कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों, यह उत्पन्न होता है फंगस के द्वारा, यानी कि आपका कवक के द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन नामक पॉइजन फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। तो मानव शरीर के किस अंग में ऐसा होता है दोस्तों, हमारे शरीर के आपका जो अंग है उसको बोलते हैं फेफड़ा, लंग्स। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे, लंग्स में ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ब्लड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसको लेके जाता है हीमोग्लोबिन, आपका शरीर के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोक्विनोन जो है किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन के को हम लोग फ्लोक्विनोन बोलते हैं। यहाँ पे एन साइलेंट होता है, इसलिए नेप्थोलोक्विनोन मत पढ़ दीजिएगा, एन साइलेंट होता है। जैसे कि नॉलेज में भी हम लोग के नॉलेज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरह फ्लोक्विनोन में एन आपका के साइलेंट रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जो है आपका जिस मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है निम्नलिखित को क्या कहा जाता है। तो सिंपली क्वेश्चन है कि हमारे त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे त्वचा का जो रंग है मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसे पूछा गया है कि वाटसन एवं क्रिक, वाटसन और क्रिक दो बहुत महान वैज्ञानिक थे यार,
बायोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये जो थे इन्होंने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया, उसे अब क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं बीडीएनए। क्या बोलते हैं? बीडीएनए। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स बॉन्ड को डबल हेलिक्स का सिद्धांत दिया था, तो इसी को बोलते हैं बीडीएनए। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता। तो मूल गोप रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है? देखिए, जो मूल गोप है रूट कैप वह नहीं पाया जाता है जलीय पौधों में। किनमें? जलीयोभिद पौधों में। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनको जलोभिद बोलते हैं, और उनमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। मूल रोम भी बोल सकते हैं, जड़ में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मम्पस जिसको बोलते हैं या फिर गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा कर देता है। कहाँ पे सूजन पैदा कर देता है दोस्तों? यह आपके कान में सूजन पैदा कर देता है, मम्पस में, कर्णपूर्व ग्रंथियों में, ठीक है, गलसुआ। और इसमें जो है आपका गाल फूल जाता है। तब हम लोग, मान लीजिए, समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा चेहरा है। अब ये जो चेहरा है यह एक साइड का, यार क्या हो गया, ये चेहरा हो गया और ये नाक हो गया। तो गाल जो है इस साइड हमारा फूल जाता है। फिर हम लोग वो स्टिकर वाला जो होता है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम होता है, वो स्टिकर जो कुछ इस टाइप से होता है, वाइट कलर का होता है, और इसमें हम लोग इस तरह छेदा होता है, फिर गाल में साट लेते हैं एक साइड। आप लोग कभी हुआ होगा यार। और जब बोलते हैं खाते हैं बड़ी ज़ोर से दर्द होता है, बचपन में जनरली यह प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो साटते हैं हम लोग गाल का एक साइड में, बस उसी को बोलते हैं मम्पस। समझ गए ना? हाँ, तो समझना सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ने का तो कोई भी पढ़ लेगा दोस्त। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि पाइनस है। पाइनस क्या है? तो पाइनस एक प्रकार का वृक्ष है न, क्या है जी? तो पाइनस साइकस नाम सुने होंगे दोस्तों। पाइनस एक प्रकार का वृक्ष है और यह आपको जनरली डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें है कि कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल, आपका क्या कहलाता है? तो कवकों में जितने भी होते हैं भोज्य पदार्थ, खाने वाले चीज़ संग्रहित, उन सभी को ग्लाइकोजन कहा जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान है? तो वायवीय और अवायवीय शोषण में ग्लाइकोलाइसिस जो है वह समान होता है, ठीक है। आगे देखें 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस सवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? तो प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रैक्टिकल में किया था किस सवाल का? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यवसायिक यानी कि बिजनेस स्तर के लिए किया गया था। तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था जिसका उपयोग बिजनेस के लाइन में किया गया जी? वह था टमाटर। और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में हम लोग का ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और यह विटामिन के इसमें मात्रा होती है जो कि हमारे रक्त को बहाने में सहायता करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है। जीन्स बने होते हैं। तो जीन्स जो है किसके बने होते हैं? यह बने होते हैं हमारे जीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। किसके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं हमारे जीन्स। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में होता है। तो गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? देखिए, जितने हमारे गुणसूत्र हैं उनमें पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। और राइबोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में पाया गया डीएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोम में पाया जाता है आरएनए प्लस प्रोटीन। इसको भी चाहे तो नोट कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि दीमक, इंग्लिश में बोलते हैं टर्माइट, आपके दिमाग को दीमक खा गया है क्या जी? हैं, हम लोग बोलते हैं तो उस तरह से याद कर लीजिएगा। तो दीमक, टर्माइट जिसको बोलते हैं, लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम से करती है जो स्रावित होता है। तो दीमक जब लकड़ी को खाती है, ठीक है, तो वह उसके अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो स्रावित होता है? कहाँ से? जो लकड़ी को पचा देता है। तो यार लकड़ी को पचा देता है, मामूली थोड़ी होना है। तो इसमें पाया जाता है सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है, एंजाइम की सहायता से करती है। तो उसमें किस सहायता से करती है? उसमें सहजीवी प्रोटोजोआ, ठीक है, उससे करती है। और
प्रोटोजोआ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परजीवी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पित्त ज्वर, येलो फीवर जिसको बोलते हैं, का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। तो येलो फीवर आपको तभी हो सकता है जब आपको मादा एडिस मच्छर काटती है, और इसी से आपको क्या होता है, तो आपको होता है डेंगू। मादा एडिस से ही डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलीज से। तार केंद्र यानी कि सेंट्रोरियोल कौन आ गया है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है कर लेते हैं। तार केंद्र पाया जाता है, तो तार केंद्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यहाँ प्राणी कोष में पाया जाता है। तो आज की टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, तो कल से हम लोग 50 जीके के क्वेश्चन करेंगे, और वह भी मिसगेलेनियस होगा। ठीक है, मैं छांट के आपके लिए लाता हूँ, चुन के, ताकि यार जैसा भी हो एग्जाम जाए। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग की बात, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए बॉस। और एक चीज़ बता दूं यार, देखिए आप लोग सरकारी नौकरी के फील्ड में उतर चुके हैं, तो एक चीज़ जान ही लीजिए, सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है बर्बादी। क्या है, बर्बादी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं ना, कोचिंग में फीस ले लेके, वो नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यार, सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है बर्बादी। और आदमी जब इस पर कदम उठाता है तो सोचता नहीं है, और पूरे अटेम्प्ट देते जाता है, और अपनी उम्र को गंवा देता है। दोस्त आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में 2 साल दीजिए, 2 साल नहीं तो 3 साल, यार इससे ज़्यादा एक भी कदम मत उठाइए दोस्त। मैं बता रहा हूँ, अगर 3 साल के बाद पूरा जी जान लगा के 3 साल तैयारी कर दिए, 2 साल ही काफ़ी है यार। पूरा जी जान लगा के अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, काम छोड़ दीजिए आप, सरकारी नौकरी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिट होता है यार, इस बात को समझ लीजिए ना। हर आदमी न्यूटन नहीं बन सकता, हर आदमी आइंस्टीन नहीं बन सकता। प्रत्येक आदमी अपने आप में यूनिक है। जो काम पसंद लगता है वो कीजिए यार। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी लगे। ठीक है, आजकल के ज़माने में जैसा स्थिति चल रहा है यार, क्या आपका अच्छा खासा शादी नहीं होगा क्या? यही बोलते हैं ना अक्सर कि यार अच्छा पैसा मिलता है, अच्छे घर वाले, शादी मिल जाएंगे। यार बहुत होता है दोस्त, जीवन में बहुत कुछ है सरकारी नौकरी के अलावा। 2 साल, इससे ज़्यादा एक भी नहीं सरकारी नौकरी में, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा समय। अगर आप 21 में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम 23 तक जाइए। 25 के बाद तो सरकारी नौकरी भूल जाइए यार। अगर इतना उम्र गंवाने के बाद सरकारी नौकरी नहीं लेना है दोस्त। ठीक है, बात बाकी आपकी मर्जी। मैं तो बोलूँगा 2 साल में अगर नहीं हो रहा है पूरा जी जान लगाने के बाद, तो और क्या तैयारी करना फालतू। और दूसरा काम है, दूसरा काम देखिए यार। ठीक है, घर वाले में बोलेंगे नहीं तो, और तैयारी ये करना है तो आप काम कीजिए, कोई अपना प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए और साथ में तैयारी कीजिए। लेकिन फिर भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, फिर भी 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तैयारी करने के बाद साथ में काम करने के 1 साल तक आप तैयारी कीजिए। नहीं होता है छोड़ दीजिए यार। प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है, 1 लाख प्लस मिल जाता है। यहाँ पे तो आपको 20,000 ही मिलता है। ठीक है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल।